नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन पर अवश्य जाएं। मोदी जी आज साइप्रस में हैं। ये रहा साइप्रस। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये साइप्रस कौन सा देश है, ऐसी क्या ख़ास बात है कि साइप्रस जैसे छोटे देश में मोदी जी पहुंच गए। तो भाई देखिए, मोदी जी जो हैं वो हिसाब चुकता करते हैं और मोदी जी इस समय हिसाब चुकता कर रहे हैं किससे? मोदी जी हिसाब चुकता कर रहे हैं टर्की से। क्यों? क्योंकि टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान, अब ये आप देख रहे हैं ये टर्की जो है इसने अपने आप को टर्कीये कर लिया है, ये टर्की है और यह है अज़रबैजान। अब ये जो पूरा जो ये रीजन है, पूरा खित्ता, पूरा क्षेत्र बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है साहब। ये वैसे मिडिल ईस्ट है लेकिन साइप्रस जो है वो यूरोप में आता है, लेकिन टर्की जो है वो आता है मिडिल ईस्ट में। अब तो साइप्रस में आपको पहले थोड़ा सा इतिहास बताना पड़ेगा। साइप्रस का भी टर्की के साथ में एक इतिहास है, साइप्रस का ग्रीस के साथ में एक इतिहास है और टर्की का ग्रीस के साथ में इतिहास है, टर्की का अज़रबैजान के और आर्मीनिया के साथ में एक इतिहास है और अज़रबैजान का आर्मीनिया के साथ में एक इतिहास है। टर्की का आर्मीनिया के साथ में इतिहास जो है वो बड़ा ही नृशंस है, ग्रीस के साथ में भी बड़ा नृशंस है और इसलिए इस क्षेत्र में जो भावनाएं हैं वो बड़ी प्रबल रहती हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है वो किसी ज़माने में, पूरा क्षेत्र ये किसी ज़माने में खिलाफत उस्मानिया का पार्ट हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कैलिफेट हुआ करती थी, एक खलीफा हुआ करता था इस्लाम का, और वो खलीफा इस्लाम का सबसे पहले जो था वो यहाँ उसकी सीट जो थी ये दमिश्क बोलते हैं जिसको, वहाँ थी। उसके बाद में फिर वो बगदाद शिफ्ट हो गई, ये बगदाद, और फिर बगदाद के बाद में ये शिफ्ट हो गई टर्की, और टर्की में भी बाद में आप ये देखिए ये इस्तांबुल, ये इन्होंने जो कब्ज़ा किया, दिस इज़ इन यूरोप। तो इसीलिए टर्की को बोलते हैं कि भाई टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, तो कुछ जो है टर्की का पार्ट यहाँ पे भी है। इस्तांबुल, मैं गया हुआ हूँ इस्तांबुल, और इस्तांबुल में यहाँ पर एक आपको दिखेगी एक कैनाल आती है बीच में जो कि ब्लैक सी से इसको जोड़ती है इस्तांबुल में। ये यहाँ पर एक कैनाल है। कैनाल क्या उसको, ये वो एक स्ट्रेट है, जल डमरू जिसको बोलते हैं, और स्ट्रेट्स बॉस्फोरस बोलते हैं उसको, बॉस्फोरस। तो टर्की ने ग्रीस के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था कई 100 वर्षों तक। फिर ग्रीस में एक विप्लव हुआ। अच्छा, वहाँ भी वही धंधा ये किया करते थे जो ये टर्की वाले जो थे, ये टर्की वाले ओरिजिनली, ये टर्की जो था ये ग्रीस का ही पार्ट था, जिसको ग्रीक एम्पायर कहते थे। वो ग्रीक एम्पायर ही ये पूरा का पूरा पार्ट था। इसको एनाटोलिया बोला जाता था। दिस वाज नॉट टर्की, दिस वाज एनाटोलिया, और ये एनाटोलिया जो था वो ग्रीक एम्पायर का पार्ट था। बाद में जब वो ग्रीस में क्रिश्चियनिटी आई तो ये एनाटोलिया भी क्रिश्चियन हो गया। ये पूरा ग्रीको रोमन एम्पायर बोलते थे इसको, बाद में ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते थे इसको। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का ये पार्ट हुआ करता था। तो ये जो सेंट्रल एशिया के लोग थे ये तुर्क कहलाते थे, और सेंट्रल एशिया के जो तुर्क थे ये वेस्ट में गए और ईस्ट में गए। ईस्ट में ये भारत पहुँचे, जिनको आप मुग़ल नाम से जानते हैं, वो बेसिकली ये आपके तुर्किस्तान, ये तुर्क थे। और ये वेस्ट में गए तो वेस्ट में जाके इन्होंने एनाटोलिया में कब्ज़ा किया, और ईस्ट में इन्होंने जाके भारत में कब्ज़ा करने का प्रयास किया, जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। भारत ने इनका बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस किया और इनको भगा दिया, लेकिन ये एनाटोलिया पर इन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया। इनका कब्ज़ा ग्रीस पर भी था, और ये आप देख रहे हैं जो बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ये और काफ़ी जो इसके पार्ट हैं ईस्टर्न यूरोप के, इनके ऊपर भी
टर्की का कब्जा हुआ करता था। बाद में फिर धीरे धीरे जब ये कैलिफेट का डिक्लाइन हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इत्यादि हुआ तो यूरोप ने इनको सबको भगा के और इनको ये टर्की आज का देख रहे हैं आप, तो यहाँ तक इसको सीमित कर दिया। और उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो आर्मीनियन क्रिश्चियंस थे उनका जेनोसाइड किया। लगभग 15 लाख आर्मीनियन क्रिश्चियंस जो थे वो मारे गए उसमें, और बाकी जो थे फिर वो ये जो आर्मीनिया आप देख रहे हैं ये छोटा सा पार्ट इसमें जाके सिमट के रह गए। और ये जो अज़रबैजान है ये रशियन एम्पायर का पार्ट था, आर्मीनिया भी रशियन एम्पायर का पार्ट था, यानी यूएसएसआर था। अज़रबैजान जो है ये शिया है, लेकिन ईरान से इसकी नहीं पटती। देख रहे हैं ना आप, देख रहे हो ना विनोद, कितना कॉम्प्लिकेशन है। ये शिया है, नहीं पटती इसकी ईरान से। किससे पटती है? टर्की से, जो सुन्नी है। फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम आपको इतना किस्सा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि साइप्रस की जो हिस्ट्री है वो इसी से जुड़ी हुई है। साइप्रस जो है इसकी जो पॉपुलेशन थी 1974 में वो लगभग 75% क्रिश्चियन थी और 25% मुस्लिम थी। अब आप जानते हैं कि जब 25% जहाँ भी मुस्लिम आबादी हो जाती है तो वहाँ क्या होता है? 25% जब भारत में मुस्लिम आबादी हो गई थी तो क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था ना। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक पार्टीशन ग्रीस और टर्की के बीच में भी हुआ था, और सारे जितने भी ग्रीक थे वो ग्रीस में चले गए थे और जितने मुस्लिम्स थे वो सब इधर भेज दिए गए थे। टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे हुआ था, जो भारत में नहीं हुआ। ये एक सक्सेसफुल पार्टीशन था। हमारा पार्टीशन जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ये साइप्रस में ये जो 25% मुस्लिम थे इन्होंने बावेला खड़ा कर दिया और टर्की ने अपनी सेनाएं भेज दी। 1974 में यहाँ युद्ध हुआ और ये देखिए ये करीब यहाँ का 33% जो ये मैंने आपको जो बाउंड्री बनाई है इसका जो ये हिस्सा है ये कब्जा कर लिया मुसलमानों ने, और यहाँ पर तुर्की के सैनिक यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। ये मामला यूएन वगैरह में गया, यूएन में रेजोल्यूशंस हुए। यूएन रेजोल्यूशन में ये हुआ कि साहब कि टर्की जो है इस पूरे क्षेत्र को खाली करे, लेकिन वो टर्की ने कभी किया नहीं, उसने यूएन रेजोल्यूशन की बात मानी नहीं। तो इसीलिए जब ये यूएन रेजोल्यूशन की बात करता है कि साहब कश्मीर में यूएन रेजोल्यूशंस को लागू किया जाए तो बड़ी ही विचित्र बात लगती है। लेकिन आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बातें अधिकतर विचित्र ही हुआ करती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का नियम कायदा कानून नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ बाहुबल चलता है। तो अब भारत ने अपना बाहुबल दिखाया है साइप्रस जाके। किसको? टर्की को, क्योंकि टर्की जो है इस समय पाकिस्तान का बड़ा एक जिसको कहें कि बगलगीर भाई बना हुआ है। तो ये जो बिरादर है ना, इस बिरादर को मोदी जी ने साइप्रस में जाके बताया कि बेटा तमीज़ से रहो। हमने साइप्रस को अब वेपन्स बेचना शुरू कर दिए हैं, और जो बातें हुई हैं उसमें ये भी कहा गया साइप्रस को कि हम आपको लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस देने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस कौन से हैं? ये वही हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया था। साथ ही आप ये देखिए कि पहले ये अज़रबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई हुई थी। एक लड़ाई हुई थी 80s में, तब आर्मीनिया ने हरा दिया था अज़रबैजान को। उसके पहले भी बाद में भी लड़ाइयाँ हुई, उसमें आर्मीनिया ने अज़रबैजान को हरा दिया। लेकिन अभी 2023 में जो लड़ाई हुई उसमें अज़रबैजान ने आर्मीनिया को हरा दिया, और यहाँ पर आर्मीनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता था नागोर्नो काराबाख, वहाँ से सारे आर्मीनियंस को निकाल बाहर किया, सबके सब वो आर्मीनिया में आना पड़ा। तो आर्मीनिया की दिक्कत क्या हुई थी कि उस समय उनको अज़रबैजान को जो सप्लाई की गए थे, इनके जो ख़ास तौर से ड्रोन थे, बैरक्टर ड्रोन, वो बैरक्टर ड्रोन जो थे वो बड़े यूज़फुल रहे थे, और उनके बड़ी भारी टैंक रेजिमेंट हुआ करती थी आर्मीनिया वालों की। वो सारे टैंक जो थे वो इनके ड्रोन्स ने बर्बाद कर दिए, और उसके कारण आर्मीनिया को हार का सामना करना पड़ा। रशिया के साथ में इनकी संधि थी, रशिया भी उनको बचा नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने भारत का रुख किया। जी, आर्मीनिया भारत के पास आया, और आर्मीनिया को भारत ने अपने अस्त्र शस्त्र देने आरंभ किए, और विशेषकर से जो आकाश मिसाइल्स,
एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये सारे के सारे भारत ने देने आरंभ किए। और अब आकाश NG जो 70 से 80 किलोमीटर रेंज वाली बहुत ही इफ़ेक्टिव मिसाइल है, आपने देख लिया कितनी इफ़ेक्टिव थी पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको एक ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने आर्मीनिया को दे दिया है। और आर्मीनिया को ब्रह्मोस भी सेल करने की बात चल रही है। तो भाई टर्की के एक तरफ आर्मीनिया, दूसरी तरफ साइप्रस, और इधर ग्रीस के साथ में भी भारत अपने संबंध न केवल बढ़ा रहा है, जबकि ये आईमेक कॉरिडोर जिसकी बात चल रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है आईमेक, वो आईमेक का रास्ता इधर इज़राइल होते हुए, ये है इज़राइल, ये है हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट से ये आपके ये हाइफा पोर्ट है, यहाँ से लारनाका, और इधर से फिर यहाँ से होते हुए ये जाता है सीधे ग्रीस, ये साइप्रस होते हुए ग्रीस जाता है। ये आईमेक का रास्ता है। तो साइप्रस जो है वह आईमेक के भी रास्ते में आता है। साइप्रस इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि साइप्रस की जो GDP पर कैपिटा है वो $65,000 है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगले वर्ष ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है। पूरा का पूरा यूरोप इसके साथ में खड़ा हुआ है, और साइप्रस के कारण ही आज तक टर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाया है। यद्यपि अमेरिका की बेवकूफ़ी से टर्की नेटो का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा आज तक नहीं बन पाया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का रास्ता जाता है साइप्रस से। ये है साइप्रस का महत्व। तो बताइए, मोदी जी ने चाल बढ़िया चली है या नहीं चली है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।